जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं या यूं कहें कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से एक चर्चा लगातार चल रही है कि क्या जिस तरीके से पहले वादा किया गया था, जिस तरीके से दावा किया गया था कि नई सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी, यानी कि नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह से हो सकते हैं, बड़े नेता की तरह से हो सकते हैं और उनके हिसाब से सरकार चलती नजर आएगी। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा लगने लगा कि जो पहले दावा किया जा रहा था, उस तरह की बात कुछ है नहीं। नीतीश कुमार मार्गदर्शक की भूमिका में बिल्कुल नहीं है, हाशिए पर चले गए हैं। उनकी राय जितनी अहम पहले हुआ करती थी, उतनी अहमियत अब नहीं दी जा रही है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या रही? वजह तलाशने की कोशिश नीतीश कुमार ने खुद की। तमाम मंत्रियों के पास गए, मंत्रियों से कहा कि भाई आप हमें फीडबैक दीजिए, और उसी सिलसिले में अब एक नई कवायद करते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं। और उसके पीछे सोच क्या है, उसकी मजबूरी क्या है? क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार लेसी सिंह के घर पे गए, उनसे बातचीत हुई, उसके पीछे क्या वजह है? क्या राजपूतों को साधने की कोशिश? क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन है जो कि बागी सुर लापते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या लेसी सिंह जो कि भवन निर्माण मंत्रालय के मुखिया हैं, मंत्री हैं, तो उनसे बातचीत राबड़ी देवी के बंगले को लेकर के हुई? आखिरकार क्या कुछ हुआ? दो तरह की बातें चल रही है, उसी पर सारी बातचीत होगी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से सक्रिय होना बिहार की राजनीति में फिर से अपनी कह ले कि धमक दिखाई देना, सुनाई देना, नीतीश कुमार की मजबूरी हो चुकी है। क्योंकि केंद्र की राजनीति करते करते उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो मेरी पृष्ठभूमि है, जो मेरी राजनीतिक धरातल है, बिहार की राजनीति, वहां से मैं बेदखल हो जाऊं। शायद यही वजह है कि तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और अब जो कल की बात है कि वो लेसी सिंह के घर पे पहुंचे, तो उसके पीछे की क्या सोच हो सकती है दीपक जी? जी सुरजीत जी, देखिए राजनीति में जब तक नाम चल रहा है तब तक काम चल रहा है। अगर पूर्व के सारे उसको देखें तो नीतीश कुमार पिछले 2 दशक तक, 2005 से लेके और आज तक, पिछले 2 दशक में नीतीश कुमार पूरी सत्ता की धुरी में ही बने रहे। और बिहार का अगर सिनोनियम्स बोला जाए, पर्यायवाची बोला जाए, या उस बिहार को किसी नाम से संबोधित किया गया पिछले 2 सालों में, तो वो नीतीश कुमार के नाम से था। नीतीश कुमार का दौर वो दौर था जो जंगल राज के दौर को के समय में आए थे, और उन्होंने ओवर द पीरियड में बिहार में बहुत सारी चीजों में सुधार भी किया। और वो एक सर्वमान्य नेता ना केवल बिहार के माने गए, बल्कि उनका दबदबा केंद्र की राजनीति में भी लगातार बना ही रहा। तो नीतीश कुमार ऐसी भूमिका में थे जिनका नाम एक समय पीएम के नाम के लिए भी चल रहा। अपोजिशन ने भी एक बार उनका नाम इस तरह से रखा कि भाई वो अगर महागठबंधन में शामिल होंगे, अगर वो इंडी गठबंधन में शामिल रहे, तो उनका नाम पीएम के नाम के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, अगर पीएम के उम्मीदवारों के उसमें भी रहेगा। तो नीतीश कुमार को वो एक इतनी मतलब प्रबल सारी अपना में जोश, और उनका जो सियासी था दल बल था वो बहुत मजबूत था। उनकी जो राजनीति थी वो उससे भी ज्यादा प्रबल थी, जिसके बलबूते वो पिछले 2 दशक से बिहार की सियासत पर, चाहे वो भाजपा के साथ हो, चाहे वो राजद के साथ हो, किसी के साथ भी मिलके सत्ता बनाते रहे और सत्ता के केंद्र में मुख्यमंत्री के तौर पर खुद ही रहे। लेकिन ये पूरे सियासी समीकरण बदल गए जब इस बार उन्होंने राज्यसभा जाने का इस बार ऐलान किया। अब उसके पीछे बहुत सारे सियासी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे सियासी दबाव हो सकते हैं। उनकी उम्र भी आड़े आ ही रही है, ये बिल्कुल सर्वविदित है कि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा उतना बेहतर नहीं है जितना लगातार पिछले कई सालों में लोग देखते आते थे। पिछले कई सालों में जो बिहार के जनता है वो ये कहती थी कि नीतीश कुमार वो नेता नहीं है जो पटना से बैठकर या दिल्ली से बैठकर या केंद्र, मतलब जो भी मुख्यालय हो, वहां से बैठकर आदेश दें या वहां से आकर वो स्थितियों का आकलन करें। वो जनता के बीच जाते थे, वो जनता के बीच जाके क्षेत्र में जाके वहां के दुख दर्द को समझते थे, वहां की स्थिति को समझते थे, वहां की राजनीति को समझते थे, वहां के लोगों से 1-to-1 कनेक्ट बना के रखते थे। लेकिन एकदम से राज्यसभा का जैसे ही नाम आया, केवल नीतीश कुमार ही नहीं,
पूरी जदयू ही डिप होती हुई नजर आई। और वो डिप ऐसे ही नजर नहीं आई है, जेडीयू के अंदर खाने जो फूट की बातें हम लगातार कहते आए, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण था। आनंद मोहन जैसे आप नेताओं को देख लें जो राजपूतों के का अपने आप को सर्वमान्य नेता कहते हैं, वो तक इतने लांछन लगा देते हैं। ये जब सारी कवायदे एक साथ हुई तो इस सब के बीच नीतीश कुमार इस बीच जो एक धड़ा था इनका, बिहार का धड़ा था, वो निशांत को लेके आया कि अगर नीतीश कुमार की उम्र हो रही है, अगर वो सियासत में उतने सक्रिय नहीं आएंगे, नजर आएंगे, उनके पुत्र को आगे रखकर एक लॉबी पूरे बिहार में जदयू की सियासत को, जो कि बहुत प्रबल पूरे बिहार में रही है, जदयू का जो जनाधार है वो महिलाओं के वर्ग में तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और पूरे बिहार में जदयू एक सर्वमान्य पार्टी मानी जाती है। भले उसे आरजेडी के साथ जोड़ लें, आप उसे भाजपा वाले धड़े के, लेकिन ये जो डिप आया उस सब के बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि अगर अपनी पार्टी को बचाए रखना है, अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो एक बार फिर से बिहार की सक्रिय राजनीति में अलाइन अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब सक्रिय हो रहे हैं नीतीश कुमार, वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर बिहार में जेडीयू को बचाए रखना है, जेडीयू में कोई दरार ना पड़े, जेडीयू प्रासंगिक बनी रहे, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार भले ही केंद्र में भी बहुत पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य में सक्रियता उनकी खत्म ना हो जाए, क्योंकि जो निशांत कुमार हैं, निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, निशांत कुमार को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन निशांत कुमार भी अभी तक उस भूमिका में नहीं आ पाए जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर के दीपक जी, हम अब उसी चर्चा पे लौटेंगे कि जो लेसी सिंह के यहां पर ये गए नीतीश कुमार, तो दो तरह की बातें चल रही है। एक तो राबड़ी देवी के बंगला विवाद से जोड़ा जा रहा है, दूसरा राजपूत समुदाय को खुश करने या यूं कहें कि उनको मनाने की तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आनंद मोहन के कारण बहुत सारा डैमेज हो चुका है, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने की भी कवायद है। जी दीपक जी। देखिए, मैं ना कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। अमूमन ये बात कही जाती है कि जो जातीय पहचान है वो बिहार में जातीय पहचान जो है वो राजनीति में बहुत अहम मानी जाती है। अब जातीय पहचान को कैसे प्रबलता मिली, कैसे वो हुआ, इसको देख सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए। इस बार सवर्ण जाति के जो विधायक जीत के आए हैं, जिसमें वैश्य होंगे, जिसमें भूमिहार हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, जिसमें राजपूत हैं, अगर उनका आंकड़ा देखें, आप उनका आंकड़ा देखिए कि ब्राह्मण मात्र 3.68% बिहार में है, उनके विधायक जीत के आते हैं 14, और करीबन 3.45% जो राजपूत हैं, जो बिहार में जो टोटल पॉपुलेशन है, इस बार उनके विधायक जीत के आते हैं 32। जबकि अगर पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार ये आंकड़ा 18 का था, 2020 में ये आंकड़ा 18 का था। इसके समानांतर अगर मैं और जरा से आंकड़ों की अगर आपके सामने बात रखूं तो इस बार जो कुर्मी समुदाय है, या जो वैश्य समुदाय है, या जो यादव समुदाय है, यादव समुदाय पिछली बार 55 सीटों पर जीता था और इस बार मात्र महज 28 सीटों पर सिमट के रह गया। तो जो समाज में जो ग्रोथ हुई, जो आंकड़ों ने दिखाया कि राजपूत समुदाय को इस बार केवल राजपूत समुदाय के लोगों ने ही वोट नहीं किया, 3.45% की टोटल पॉपुलेशन, और उनको अगर 32 विधायक उनके जीत के आए तो उनको सपोर्ट दूसरों से भी मिला है। अब आप देखिए कि टोटल कितने लड़े थे, 49 कैंडिडेट्स थे राजपूत समुदाय के, उनमें से 37 जो थे वो एनडीए के गठबंधन के साथ लड़े थे, और बाकी के जो 12 थे वो महागठबंधन के साथ थे। अब इसमें जीत के कितने हैं? 32 जो जीत के आए हैं, जो अगर मेरी जानकारी सही तो 32 जो वो एनडीए के साथ है, और एक जो बसपा के उनके कैंडिडेट है शायद, जो मतलब महागठबंधन से जीत के आए। तो हमारा कहना यह जो राजपूत समुदाय इस बार बहुत एक शक्ति के साथ बिहार में उभरता हुआ नजर आया है। इस समुदाय के नेता बनने के लिए, जब आनंद मोहन की अगर हम बात करें, आनंद मोहन की जब ये खटपट हुई तो उसको लेकर ये बात उन्होंने देखा। देखिए, वो पूर्व में आनंद मोहन को ये बात कहा जाता रहा है कि वो बाहुबलियों के एक मतलब सर्वमान्य नेता एक समय पे भी वो रहे। वो अपना एक प्रतिनिधित्व, उस राजपूतों का जो प्रतिनिधित्व था उनका एक तरह से नेतृत्व करने की भी जुगत लगाते हुए भी वो कई बार नजर आए।
हालांकि हम्म, अब ये जो इनका स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार ने इनका वो एक जो छत्रराज वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसे तोड़ने की कोशिश की। वो एक हम्म, एक करके संजय सिंह के यहाँ जाते हैं। संजय सिंह वही संजय सिंह है जिन्होंने रामविलास पासवान के नेतृत्व में रहकर अपनी सियासी राजनीति को आगे बढ़ाया, सीखा, और उसके बाद वो जदयू में आए और इस समय जदयू में बहुत अच्छी पोजीशन पर नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों में है। आप लेशी हम्म, सिंह की बात कीजिए। इन हम्म, इन लेसी सिंह ने इवन इवन अगर आप बोलेंगे तो विकास इंसान सिंह जो उनकी निषाद की जो पार्टी थी, इंसान पार्टी में, मैं जरा नाम भूल रहा हूं उनका, मुकेश सैनी की जो हाँ, पार्टी थी, विकासशील इंसान पार्टी। विकासशील जी इंसान जी पार्टी वीआईपी। हाँ, जी जी जी। उनके उनके डॉक्टर सुनील सिंह जो है, डॉक्टर सुनील सिंह जो है वो वहां चले गए थे एक बार, फिर वो जदयू में आ गए। इन सब ने लगातार आनंद मोहन पे निशाना साधना शुरू कर दिया है। और वो निशाना हम्म, किस इशारे पर हुआ? वो निशाना इसी इशारे पे हुआ है कि वो नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया, और ये सब लोग, चाहे उसमें संजय सिंह हो, चाहे उसमें लेशी सिंह हो, चाहे उसमें डॉक्टर सुनील सिंह हो, ये सारे के सारे लोग इस समय जो राजपूत जो जाति है उसकी उसकी जो हम्म, उसका जो नेतृत्व करने वाला नेता था, वो अनंत सिंह को अगर खारिज किया जा रहा है, अनंत सिंह को अगर हम्म, एनडीए के गठबंधन से साइड लगाने की बातें हो रही हैं, किस तरह का हम्म, बयान दिया जा रहा है कि डिस्चार्ज बोला गया, संजय सिंह ने तो उन्हें डिस्चार्ज बोला कि भाई अपने पुत्र के हम्म, मोह में उनको अगर टिकट नहीं दिया गया, उनको अगर मंत्री पद नहीं दिया गया, तो उसके चलते वो अनर्गल बयान लगा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हम्म, हैं। उनका कहना है कि अगर उनके क्षत्रिय समाज का ही कोई दूसरा कैंडिडेट होता और अगर वो उसकी मांग करते तो उसके समर्थन में फिर भी आते, लेकिन उनके पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और उन्होंने तो इतना हम्म, गंभीर आरोप भी लगा दिया कि जो नेता थैली लेता था वो थैली देने की बातें कर रहा है। उन्होंने उनके बाहुबल के हम्म, पूरे उस पर जो दाग लगा है उस पर भी एक बार से कमेंट मारा। लेसी हम्म, सिंह भी यही कहती नजर आई, और संजय सिंह भी, डॉक्टर हम्म, संजय सिंह भी यही कहते नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा निशाना जो है अब आनंद मोहन पे लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो साफ नजर आ रहा है कि जो राजपूतों का जो वोट बैंक है वो परसेंटेज की बात नहीं करे। इस बार देखिए, जो राजपूत समाज के इस बार विधायक जीत के आए हैं, जो 32 विधायक है, वो अगले 5 साल किस तरह से उनकी रणनीति रहेगी, पूरी उनकी जात बिरादरी किन किन मुद्दों पर एक साथ रहेगी। आनंद मोहन तो दिल्ली तक सभाओं में पहुंच गए, जो राजपूत समाज के जो हम्म, कार्यक्रम हुए यहां से भी उन्होंने निशाना साधा। तो क्या वो लॉबिंग जो चल रही थी, वो लॉबिंग किस करवट बदलेगी, किस करवट वो बैठेगी? क्या वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेगी, या वो लॉयल उधर ही रहेंगे, या वो एनडीए के साथ ही लॉयल रहेंगे? वो कितना किस जाति के साथ, कितना किस पार्टी के साथ बने रहेंगे, इसकी भी अब होड़ शुरू हो गई है। और इसी होड़ में अब हम्म, नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं कि जो राजपूत बैंक है, राजपूतों का जो वोट बैंक है और जो विधायकों का बैंक है, वो कहीं हमारे लिए नेगेटिव ना हो जाए, इस पर ये काउंटर करते हुए नजर आ रहा और कुल मिलाकर के देखिए, नीतीश कुमार को अगर खुद उतरना पड़ा, पहले मंत्रियों से फीडबैक लेते हैं, तब ये कयास लगाएंगे कि भाई सरकार का फीडबैक लेना कितना संवैधानिक तरीके से सही है या गलत है, जो भी है। बाद में फिर ये लगा, पहले तो यही चर्चा चल रही थी कि भाई ये सरकार से बड़े खुश नहीं है, जिस तरह से फीडबैक पहले मिला करता था अब मिलना बंद हो गया है, तो उसे नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन लगातार ये दौर चलता रहा, संजय झा से भी मिलते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं, फिर लेसी सिंह से मुलाकात करते हैं। तो लेसी सिंह से मुलाकात करना अपने आप में इसलिए भी चर्चा के केंद्र में आ गया क्योंकि पिछले दिनों आनंद मोहन के बयान आए थे और उस वक्त ये भी आया था कि भाई संजय सिंह और लेसी सिंह दोनों को राजपूत कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहां पर अगर कहीं शून्यता की स्थिति बने, आनंद मोहन अगर साइड हो रहे हैं और वहां पर शून्यता की स्थिति बन रही है जेडीयू के अंदर, क्योंकि चेतन आनंद भी हैं और उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला, उधर लवली आनंद हैं, वो तो केंद्र की राजनीति कर रही है, वो सांसद हैं सीतामढ़ी से, लेकिन चेतन आनंद को बड़ी भूमिका में नहीं लाया गया सरकार में, तो इस बात की नाराजगी थी आनंद मोहन को। तो आनंद मोहन प्रखर होकर के राजपूतों के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्टैब्लिश ना हो, उसकी काट खोजने की कोशिश की नीतीश कुमार ने कि भाई जेडीयू में ये संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। संतुलन को साधने के लिए लेसी सिंह और संजय सिंह को आगे किया गया। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार गए लेसी सिंह के घर पे, तो फिर कयास लगाए जाने लगा कि बात क्या है, बात महज क्या इतना है कि जो आनंद मोहन है उनको थोड़ा साइड किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका में भी आनंद मोहन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके परिवार के 2 सदस्य राजनीति में, एक सांसद हैं, एक
जो है वो विधायक हैं, नबीनगर से चुन के आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि नई पीढ़ी के हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा और वो ये भी माना जा रहा था कि जो निशांत कुमार के करीबी लोगों में से एक चेतन आनंद हो सकते हैं, उनकी मंडली में शामिल हो सकते हैं। तो अब जिस तरीके से मुखर हुए, तो लेसी सिंह के पास पहुंचते हैं नीतीश कुमार, कयास लगाया कि भाई राजपूत समुदाय को साधने की कोशिश है। इसके अलावा दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा सामने निकल करके आया, इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाना साधने का काम किया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है लेसी सिंह के पास में और वो है भवन निर्माण जो मंत्रालय है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार इसलिए भी गए लेसी सिंह के पास कि उसी से संबंधित मामला राबड़ी देवी के बंगला विवाद का है, क्योंकि भवन निर्माण मंत्रालय ने ही नोटिस दिया कि भाई आप 15 दिनों के अंदर खाली कर दीजिए, अल्टीमेटम जारी कर दिया और उसको लेकर के तमाम हंगामा मचा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देंगे लेसी सिंह को कि भाई लालू यादव जी हमारे पुराने दोस्त रहे, तो उनकी पत्नी से इस तरीके से मकान ना खाली करवाया जाए, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा क्या कुछ होने वाला है? लेसी सिंह के से जो मुलाकात है उसके मायने इस तरह से निकाले जा सकते हैं, दीपक जी? नहीं सुरजीत जी, ऐसा तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह से नीतीश भी इंटरफेयर करेंगे सरकार में। लेकिन इसके एक दूसरे मायने और भी नजर मेरे को जो समझ में आते हैं, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जदयू से नाराज अगर ये थे चेतन आनंद, अगर हम बोलेंगे तो पिता और पुत्र की जो नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने, या वो जो लवली की बात आप कर रहे हैं, आनंद सिंह की जो वाइफ हैं, अगर उनकी नाराजगी की बात करें तो उनको एक समिति में उन्होंने सदस्य बना दिया है। सदस्य बना के वो जो नाराजगी दूर करने वाली बात थी, अभी सारी जो लॉबिंग मुझे जो नजर आ रहा है, वो राजपूत समाज, राजपूतों की जो लॉबिंग है, उस लॉबी को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ये कुछ एक राजनीतिक संवाद स्थापित करने की जुगत लगाई जा रही है। देखिए, काउंटर करने के लिए लेसी सिंह को और इन्होंने अडॉप्ट करा, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने सबका ध्येय भी ये है कि ये लोग जो आनंद मोहन के अब सक्रिय राजनीति से बाहर होने, जो राजपूतों का सो कॉल्ड नेतृत्व जो संभाल रहे थे, उसकी टॉप प्रायोरिटी किसकी होगी, कौन अब इस पूरे समुदाय की, इस जाति की राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा। तो उसमें संजय सिंह भी बहुत प्रबलता से बोलते हुए नजर आए, क्योंकि 32 विधायक हो ना, और 32 विधायक जिस तरह से जीत के आए हैं, वो एक कम्युनिटी को बूस्टअप देता है, वो कम्युनिटी को भी बूस्टअप दे रहा है, और वो पूरे विधायकों को भी एक मजबूत आधार दे रहा है कि उनकी कम्युनिटी के इतने लोग जीत के आए जो सबसे अच्छे परिणाम के साथ निकल के आए। भाई 49 में से टोटल उनकी कम्युनिटी के जो लोग लड़े, उनमें से अगर 32-33 जीत के आते हैं तो बड़ा अच्छा उनका आउटपुट निकल के आए। तो ये जो नंबर गेम है, ये जो राजपूतों की राजनीति जो चल रही है, अभी पूरा गेम इसके इर्द गिर्द ही खेला जा रहा है, इन्हीं को मनाने के लिए और इनके नेतृत्व को अपने पाले का करने के लिए इस तरह की रणनीति ज्यादा नजर आ रही है मुझे। बनस्पत की वो वहां जाके बोलेंगे कि भाई आप पुराना हवाला देते हुए कि, क्योंकि वो वहां से लेसी सिंह के यहां से होगा ही नहीं। देखिए, वो जो एक्शन की बात है, वो एक्शन की बात डायरेक्ट सम्राट चौधरी इस पे भी बयान देते हुए नजर आ गए। तो अगर हाईकमान से ऑर्डर आएगा, और वो ऑर्डर अगर भले ही हम बोल दें कि दिल्ली से आ जाएगा कि भाई अब खाली कर रहा हूँ, इतना बड़ा चैलेंज दे देना, सरकार को चैलेंज दे देना, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दे देना, उसके बाद रियायत दे देना, तो ये तो बिल्कुल साफ झलक केगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लालू परिवार के आगे झुक गई, और लालू परिवार से वो मकान तक खाली नहीं करवा पाई, तो वो बाहुबलियों का इन सबसे क्या जो लैंड है उनको खाली करवा पाई। भाई वो संवैधानिक तरीके से अगर काम नहीं करवा पाई, तो जो असंवैधानिक तरीके से लोग बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए कैसे एक्शन प्लान बना पाएगी। तो ये एक गलत मैसेजिंग भी जाएगा। और खुद नीतीश कुमार भी बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, वो इस तरह की शायद बयानबाजी या इस तरह की बातें तो नहीं करें, पर मुझे जो पूरा मेरा अगर आकलन कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजपूतों की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द ही अपनी सियासी संवाद को स्थापित करने के लिए वो वहां गए होंगे, या आगे के लिए कोई रणनीति बनाने के लिए गए होंगे, या फीडबैक लेने का अब नीतीश कुमार ने एक नया चलन शुरू करा है। वो अपनी क्या कहते हैं, पार्टी के जो डेप्टी सीएम हैं विजय कुमार चौधरी, वो उनसे भी कहते हैं कि आइए और पूरा फीडबैक दीजिए। हालांकि संवैधानिक तरीके से वो उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के केवल नेता है, एक वो पार्टी के अध्यक्ष है, और संवैधानिक पद का आदमी वहां जाके ये बताए वो सही नहीं है। लेकिन
ये हम्म। अपने पार्टी के क्रियाकलापों को कितना जमीन पे ला रहे हैं। जैसे एक राजस्व के साथ साथ ही आपने बोला कि भूमि जो भवन का है, भवन का इनके पास है, तो इनका एक जो पुराना जो एक सबको भूमि देने वाला जो एक इनका मिशन था, इनका जो एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत भी इनपुट लेते हुए नजर आएंगे। तो इनपुट लेने के लिए या लोगों से लगातार संवाद स्थापित करने के लिए उस वाले मोड में तक तो ये ठीक है, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी को किसी तरह की रियायत देने के लिए ऋषि सिंह से शायद मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कभी पावर सेंटर हुआ करते थे, इनके घर पे मंत्रियों का आना-जाना लगा रहता था, तांता लगा रहता था, अधिकारी से लेके तमाम नेता लोग। लेकिन अब वही पावर सेंटर अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब हालात ऐसे हो गए या यूँ कहें कि नीतीश कुमार की एक बदली हुई राजनीति। नीतीश कुमार कभी पावर सेंटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो खुद मंत्रियों के दरवाजे पे पहुँच रहे हैं, मंत्रियों के घर पे पहुँच रहे हैं। पदाधिकारियों जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके घर पे पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो और 2-3 चीजें और भी पिछले दिनों निकल करके सामने आई कि भाई अशोक चौधरी जो कि उनके बड़े ही करीबी माने जाते हैं, दत्तक पुत्र तक कहे जाते हैं अशोक चौधरी, वो कई मौके पर आमना-सामना जब होता है नीतीश कुमार के साथ में, तो पता चला कि हाथ जोड़े खड़े रहे अशोक चौधरी और उनको नजरअंदाज करते हुए नीतीश कुमार चले गए। तो कई संकेत अब मिल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कुछ लोगों से नाराज हैं, नाखुश हैं और क्या ये एक बदली हुई राजनीति है नीतीश कुमार की कि वो घर-घर पहुंच करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं या फिर ये भी समझा जाए कि 21 जून को इनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो उससे पहले की ये तमाम तैयारी है। क्या कोई खास संदेश देना चाहते हैं इसलिए इन तमाम मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं? दीपक जी। जी, ये बातें आप जो कह रहे हैं, इनमें इनमें वजन तो नजर आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही सरकार का दूसरा वाला टेन्योर ये शुरू हुआ, इस बार जो सरकार जीत के आई, तो वेरी फर्स्ट डे से ही विपक्ष ने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा दिन तक भाजपा मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। और अंततोगत्वा हुआ भी वही। क्योंकि बहुत लंबी अगर रणनीति देखेंगे तो उसमें आपने बोला कि भाई उनके व्यवहार की बात बोली कि वो अशोक जी से बहुत अच्छे से मुखातिब नहीं होते हैं, उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलते नहीं है। ऐसा उन्हीं के साथ नहीं, और भी कई नेताओं की ये बातें हैं कि नीतीश कुमार इनके स्वास्थ्य को लेके जो सवाल उठ रहे थे, उन पर भी कहीं ना कहीं है कि देखिए, उम्र उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीजें हावी होती हैं। और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर, क्योंकि उन्होंने उन्होंने सालों साल, और सालों साल की बात ना बोले तो उन्होंने 2-3 दशक तक बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आराम के उन्होंने लगातार बिहार के लिए तो काम किया है। उन्होंने दौरे किए हैं, वो सक्रिय राजनीति में इतने ज्यादा सक्रिय रहे कि उन्होंने बहुत ज्यादा घर परिवार नहीं देखा है। हमने कभी नहीं देखा है कि नीतीश कुमार वेकेशन पे कहीं बाहर गए हों या कहीं अब्रॉड गए हों, या उनके परिवार को देखा हो कि बहुत ज्यादा गए। वो हमेशा नजर आए तो वो ग्राउंड पे नजर आए, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए, पार्टियों की बैठकों में नजर आए, और ऐसे समय में नजर आए हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बिहार एक दौर से दूसरे दौर की तरफ बढ़ रहा था। तो लगातार इतने समय तक इतना व्यस्त रहना, इतनी वेटेज के साथ रहना, जैसा आपने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल उनके दरवाजे पे खड़ा रहता था, और आज वो नए मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके घरों पे जा जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हो सकता है कि उनके संवाद का एक नया पैटर्न हो सकता है कि ये उनकी नई सियासी रणनीति का एक पैटर्न हो कि वो हर एक से अपना मिल रहे हैं और हर एक के साथ अपना संवाद दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ये जताने की भी कोशिश कर रहे हों कि भाई जो मेरे ऊपर बात कही जा रही थी कि मैं अस्वस्थ हूं और अब मैं सारा केंद्र में चला जाऊंगा तो मेरा बिहार की राजनीति से कोई से नहीं रह जाएगा, तो वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं, जा जाकर अपने मंत्रियों के मुलाकात कर रहे हैं, जो उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं वो उन पे काउंटर अटैक भी करवा रहे हैं। तो वो पूरा लगातार इस तरह की अपनी भूमिका में अपने जो पूरा उनकी पार्टी का कद और उनका जो कद है, उन दोनों को उतनी ही मजबूती के साथ वो इस समय सियासत में रखने की एक रणनीति बनाकर तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बात यही आ रही है कि जो पीछे भी बात थी, जदयू के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। ये बातें अभी भी कही जा रही हैं, और ये बात है भी। दिल्ली धड़ा और बिहार धड़ा, इसको भी सेटिस्फाइड करने की बहुत सारी कवायदें चल रही हैं।
बहुत सारी बैठकें होती है, निशांत कुमार जैसे ही उनको मंत्री पद मिलता है तो वो ललन सिंह के पास जाते हैं, ललन सिंह से मिलते हैं। लेकिन ललन सिंह, जिनको नीतीश कुमार का एक समय का बहुत करीबी बोला जाता है, ऐसे कठिन अवस्था में जब पार्टी में बहुत सारी बातें हो रही हो, जब थैली वाले ऐसे आरोप लगा रहे हों, जब आनंद मोहन ऐसे गंभीर आरोप नीतीश परिवार पे लगा रहे हो, उनके पुत्र पे लगा रहे हो, उनके कई करीबियों पे लगा रहे हो कि वो थैली लेके करते हो, जब ललन सिंह से सवाल पूछा जाता है तो मुस्कुरा के निकल जाते। तो कहीं जो गतिरोध की बात है, वो गतिरोध अभी भी है। वो क्या उस गतिरोध को खत्म करने के लिए अपनी 1-to-1 मार्किंग ले रहे हैं? क्या वो 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं कि असल में पार्टी के भीतर किस तरह की एक मानसिकता है? वो केवल बड़े नेताओं से ही नहीं मिल रहे हैं, वो छोटे-छोटे नेताओं से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो ये जो 21 जून की उनकी बैठक होने वाली है, जो राष्ट्रीय परिषद की उनकी बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सारे मुद्दे आएंगे, कुछ बड़े फैसले भी सामने आएंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अब एक संवैधानिक तरीके से, पार्टी का जो संविधान होता है उसके तरीके से उनको घोषित किया जाना है। तो उसको लेकर भी वो बहुत सारी बातों पे बात करते आ रहे हैं। वो पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर भी लगातार संवाद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। वो अपना कैसे कैडर बेस को और बढ़ाना है, इसको लेकर भी एक बार बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर उनका कैडर बेस यहीं रुक गया, यहीं श्रिंक होता चला गया, तो थोड़े सालों बाद ये गठबंधन में एक अहम पार्टी से एक गौण पार्टी की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। और जो छोटे छोटे दल थे, जिनके मुखिया अभी बिहार में ही है, भले हम वो चिराग पासवान का नाम लें, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अपना विस्तार करते हुए नजर आएंगे। तो इनको ये भी डर है कि इनकी एक बनाई हुई पार्टी जो जदयू थी, वो कहीं ना कहीं इस समय संकट में है, वो कहीं ना कहीं बिखराव के उसमें है। बहुत सारे उनके नेता जो हैं वो उनके अंदर ही बहुत सारे घमासान मचे हुए हैं। इन सबको शांत करने में, 1-to-1 कम्युनिकेशन करने में ये लगातार जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में ये लगातार, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिल भी रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और लगातार सियासत में दिखा भी रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। जी, बिल्कुल, टाइगर अभी जिंदा है, यही साबित करने की कोशिश नीतीश कुमार की। और शायद जिस तरीके से जेडीयू के अंदर ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है, उसको भी साधने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से। और साथ ही जो एक जातीय समीकरण टूटता बिखरता नजर आ रहा है जेडीयू के अंदर में, वो है राजपूत समुदाय। तो उसको भी साधने की कोशिश, और यही साधने के चक्कर में शायद अब नीतीश कुमार द्वार द्वार पहुंच रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं, मंत्रियों से राय मांग रहे हैं, और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर के चलें उस रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी, नमस्कार।